नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली के ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर आज एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में सादगी, गरिमा और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहा। कर्तव्य राष्ट्र निर्माण की भावना, जवाबदेही और कर्तव्य बोध का प्रतीक है। इसका निर्माण शासन प्रशासन में पारदर्शिता और कार्य संस्कृति को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने परिसर में एक वृक्षारोपण भी किया है, जो पर्यावरण संरक्षण को और सतत विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस मौके पर संबोधन में कहा था कि कर्तव्य भवन न केवल सरकारी कामकाज का एक नया केंद्र बनेगा, बल्कि ये देशवासियों को अपने कर्तव्यों के प्रति प्रेरित भी करेगा। उन्होंने कहा कि देश केवल अधिकारों से नहीं बल्कि कर्तव्यों से, निर्वहन से भी मजबूत बनता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। साथ ही उद्घाटन के साथ ही भवन के भीतर विभिन्न मंत्रालय और विभागों की इकाइयों का संचालन भी प्रारंभ हो गया है। तो वहीं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने न केवल भवन की औपचारिक शुरुआत की, बल्कि उस भावना को भी सम्मान दिया जो उस निर्माण के पीछे जुड़ी हुई थी। वहीं उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भवन निर्माण से जुड़े श्रमिकों से भी संवाद किया, जो इस ऐतिहासिक ढांचे से असली निर्माता है। वहीं इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने श्रमिकों की मेहनत, समर्पण और योगदान की सराहना भी की और कहा कि आप सभी के परिश्रम के बिना यह निर्माण संभव नहीं हो सकता था। ये भवन आपके हाथों की ताकत और पसीने की मिसाल है। प्रधानमंत्री ने श्रमिकों से आत्मीयता से बात की और उनके अनुभव सुने, साथ ही स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। ये क्षण भावनात्मक और प्रेरणादायक रहा, क्योंकि आमतौर पर निर्माण श्रमिकों का योगदान पर्दे के पीछे ही रह जाता है, लेकिन इस मौके पर उन्हें केंद्र में लाकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि कर्तव्य का मतलब सिर्फ कार्यालयों में बैठना ही, बल्कि हर उस हाथ को सम्मान देना है जो राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है। तो वहीं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक नई प्रशासनिक इमारत ने आकार लिया है, जो आज इसका भव्य उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाम है कर्तव्य भवन। एक ऐसा अत्याधुनिक और आपको बता दें कॉम्प्लेक्स जो अब राजधानी में बिखरे मंत्रालयों को एक छत के नीचे लाकर प्रशासनिक कार्यों को और अधिक दक्ष, संगठित और सरल बनाएगा। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के साथ ही भवन परिसर में पौधारोपण भी किया और निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं कर्तव्य भवन को डिजिटल इंडिया और साथ ही मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। ये भवन गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी, पेट्रोलियम मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालयों को एक साथ लाकर समन्वय और नीतिगत पारदर्शिता को मजबूत भी करेगा। तो वहीं दिल्ली में आज एक अहम मुलाकात के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में प्रदेश की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रही इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति से अवगत भी कराया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहे विकास कार्यों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने और ग्रामीण इकाई को बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श हुआ। तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से हरियाणा के लिए कुछ नई योजनाओं और बजट समर्थन की मांग भी रखी है।
तो वहीं आपको बताते चले रोजगार और निवेश पर भी बात की गई। साथ ही पीएम मोदी से मिले सीएम सैनी, जहां आपको बताते चले रोजगार को लेकर कई बातें भी की गई, साथ ही सहयोग को लेकर आग्रह किया और आपको बताते चले आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। रोजगार और निवेश पर पीएम से की बात। साथ ही आपको बताते चले पीएम मोदी से मिले सीएम सैनी, साथ ही राज्य में चल रहे कार्यों को लेकर भी पीएम से बात की। साथ ही आपको बता दें केंद्र में सहयोग के लिए और उनका आभार भी व्यक्त किया है। तो वहीं रोजगार के नए अवसर को लेकर भी पीएम मोदी से सीएम सैनी ने बात भी की है, साथ ही केंद्र के सहयोग को लेकर आग्रह किया और वहीं रोजगार और निवेश पर भी बात की है। तो वहीं पीएम मोदी से मिले सीएम सैनी, जहां उन्होंने केंद्र के सहयोग को लेकर आप बताते चले आग्रह भी किया है, साथ ही रोजगार और निवेश पर बात भी रखी है। तो वहीं दिल्ली से एक बड़ी राजनीतिक बहस संसद में मॉनसून सत्र में देखने को मिल रही है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर यानी सिस्टमैटिक वोटर्स इन्वॉल्वमेंट इन रेजिग्नेशन, आपको बताते चले रजिस्ट्रेशन मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। वहीं खड़गे ने सदन में साफ कहा कि सभी विपक्षी दल एसआईआर को लेकर चिंतित है और इस पर विस्तार से चर्चा चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोटरों की सूची में छेड़छाड़ कर रही है। उनके मुताबिक मतदाता सूची से नाम गायब होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, जो वोटों की चोरी जैसे गंभीर मामले। वहीं खड़गे ने यह भी कहा कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे नागरिक होने पर सवाल खड़ा करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर अवकाश प्रस्ताव के जरिए चर्चा कराने की मांग भी की है। खड़गे का यह बयान संसद के भीतर एक नई बहस को जन्म दे सकता है। क्या वास्तव में मतदाता सूची की विश्वसनीयता खतरे में है और क्या ये मताधिकार के हनन का मामला बनता है? और सभी ने सतत बड़े शांत रीति से हम स्पीकर से, चेयरमैन से, सरकार से ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे वोट चोरी नहीं होना, और ये जो एसआईआर वो कर रहे हैं तो जहां पर उनको चाहिए, अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया। बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला, और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली, वहां पर अलग है। तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। संसद में गरमाया माहौल। साथ ही आपको बताते चले एसआईआर को लेकर लगातार मुद्दा गरमाता जा रहा है। वहीं एसआईआर पर विपक्ष ने मांगी चर्चा में वोटों की चोरी पर विपक्ष का ये हमलावर अंदाज देखने को मिला। जहां आपको बता दें एसआईआर पर संसद में गरमाए ये माहौल, जहां लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार हंगामे करता नजर आ रहा है। साथ ही इसको लेकर चर्चाएं भी हुई हैं। वहीं वोटों की चोरी पर भी विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। वहीं आपको बताते चले संसद में एसआईआर को लेकर लगातार माहौल जो है गरमाता दिख रहा है। साथ ही आपको बताते चले जिसको लेकर विपक्ष भी चर्चा कर रहा है।
तो वही खबर सामने आ रही है जहां राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही स्थगित की। एसआईआर, मणिपुर और वोटर डाटा जैसे मुद्दों पर विपक्ष अड़ा हुआ है। वहीं सरकार और विपक्ष के बीच टकरार जो है वही का दौर लगातार जारी है। कल फिर से सदन में हंगामे के आसार। तो वहीं आपको बताते चले दिल्ली से यह बड़ी खबर जो है सामने आ रही है जहां संसद में उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच कई अहम मुद्दों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही। साथ ही विभिन्न विषयों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। तो वहीं विपक्ष की ओर से एसआईआर मुद्दे, वोटर डाटा लीक, मणिपुर, महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की मांग की जा रही है। वहीं सरकार अपनी कार्यसूची को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई है। तो आपको बताते चले लगातार ये मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ जहां राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। साथ ही हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही स्थगित कर दी है। वहीं आपको बता दें संसद में मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष की गतिविधियां तेज हो गई। तो वहीं सरकार आपको बता दें कल फिर से सदन में हंगामे के आसार जो है वो देखने को नजर आ रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं सरकार अपनी कार्यसूची को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई है। वहीं आपको बताते चले और साथ ही सरकार और विपक्ष के बीच टकरार जो है का दौर जो है वो लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। एसआईआर, मणिपुर और वोटर डाटा जैसे मुद्दों को लेकर वहीं आपको बता दें चर्चा चल रही थी जहां कल फिर से सदन में हंगामे को लेकर ये फिर से इसको स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं संसद में मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष की गतिविधियां तेज हो गई। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकाल में आज इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में संसद के भीतर सत्ता पक्ष के खिलाफ रणनीतिक तैयारी की गई। वहीं बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूदा सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों, सरकार को घेरने की रणनीति और साझा रुख पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि विपक्षी दल लगातार कुछ संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में रहे और इस बैठक को उसी दिशा में एक और ठोस कदम माना जा रहा है। बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, आप और डीएमके, आरजेडी, समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों के नेता मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन की एक कवायद संसद सत्र के आगामी दिनों में सरकार के सामने एकजुट विपक्ष की ताकत दिखाने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले इंडिया गठबंधन ने बनाई ये नई रणनीति जहां संसद में सरकार को विपक्ष ने घेरा। तो वही खबर दिल्ली से है जहां संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। सांसदों के हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन तख्तियों पर साफ लिखा था, बंगाल का अपमान बंद करो। तृणमूल सांसदों का आरोप है कि केंद्र सरकार जानबूझकर बंगाल को विकास कार्यों और फंड आवंटन में नजरअंदाज कर रही है। टीएमसी नेताओं ने कहा कि बंगाल की चुनी हुई सरकार और वहां की जनता का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि बंगाल को उसका हक दिया जाए और राजनीतिक द्वेष की नीति बंद हो। वहीं संसद के भीतर और बाहर इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस का विरोध लगातार तेज हो रहा है। तो वहीं संसद में लगातार बंगाल का मुद्दा गूंज रहा है। संसद परिसर में टीएमसी का यह प्रदर्शन। तो वहीं जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश तेज होती दिख रही है। वहीं श्रीनगर से एक अहम बयान देते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा दावा किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने उन सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी है जिनकी संसद में प्रभावी मौजूदगी है। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने संसद में जोर शोर से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की अपील की है। उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि इसी सत्र में ये विधेयक आए और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से मिल जाए। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा पर बात करते हुए उन्होंने
उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा पूरी तरह सफल रही। करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा पूरी की और अब सरकार को उम्मीद है कि देश भर में पर्यटक एक बार फिर घाटी की ओर रुख करेंगे। वहीं उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से त्रासदी पर भी उमर अब्दुल्ला ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जो कुछ उत्तराखंड में हुआ उसने उन्हें गहरा दुख है और साथ ही उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के लोगों और सरकार के साथ खड़ा है। तो वहीं उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर लगातार उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ा है। अमरुद्दा का बयान जो आपको बताते चले है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो स्टेटहुड का वादा किया गया है उस वादे पे वो हमारी मदद करें और पार्लियामेंट में इस चीज़ को ज़ोरों शोर से उठाएं ताकि इसी सेशन में बिल आए और जम्मू कश्मीर जो है उसको दोबारा रियासत का दर्जा मिले। ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया गया है। ये वादा आवामी जलसों में हुआ है, ये वादा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, ये वादा पार्लियामेंट में हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वादा पूरा हो। तो वहीं छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार लगातार योजनाएं बना रही है। नए स्कूल खुल रहे हैं, सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, लेकिन वही कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो इस पूरी व्यवस्था और सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड की सुदूर वनांचल क्षेत्र में आपको बता दें कि मेहदौली ग्राम पंचायत से यहां शासकीय प्राथमिक शाला में आपको पदस्थ एक शिक्षक स्कूल में शराब के नशे में धुत होकर पहुंचा है। न सिर्फ वह बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ रहता है, बल्कि आरोप है कि वो उनके साथ आपत्तिजनक हरकतें तक करता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब स्कूल की शुरुआत हुई थी तब उन्होंने उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजा था, लेकिन अब वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग समय समय पर मॉनिटरिंग और शिक्षण के दावे तो करता है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में सालों से किसी भी अधिकारी ने कोई औचक निरीक्षण तक नहीं किया है। यही लापरवाही ऐसे शिक्षकों को खुली छूट देने का कारण बन रही है। अधिकारी और संकुल प्राचार्य शैक्षिक निर्णय को भेजूंगा, उसके निरीक्षण कराऊंगा और निरीक्षण में भी दिन ब दिन वो वाकई में शराब की नशे में विद्यालय आता है और में हमारे बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ता है तो निश्चित उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से कोई भी शिक्षक इस तरह से शराब या अन्य मद्यपान करके विद्यालय में आना नियम के विरुद्ध है और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम के प्रमोशन मामले में टॉलीवुड अभिनेता विजय देवरकोंडा एक बार फिर ईडी के सामने पेश हुए। बताया जा रहा है कि विजय देवरकोंडा को हैदराबाद के बशीरबाग स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया गया था। दरअसल ये मामला ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लीकेशन के प्रचार प्रसार से जुड़ा है, जिसमें कई सेलिब्रिटी की संलिप्तता की जांच की जा रही। ईडी को शक है कि इस प्रमोशन के जरिए कथित तौर पर अवैध लेन देन हुए और मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं भी खंगाली जा रही है। इससे पहले भी विजय देवरकोंडा से ईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है और अब दोबारा बुलाए जाने से मना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जांच एजेंसी से के पास कुछ नए तथ्य या वित्तीय विवरण सामने आए हैं, जिन पर अभिनेता से जवाब मांगा जा रहा है। फिलहाल ईडी ने आधिकारिक तौर पर इस पूछताछ से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन अभिनेता की पेशी से एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में आ गया है। तो वहीं उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना पर केंद्र और राज्य एजेंसियां मिलकर लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। इस बीच एनडीआरएफ ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोहसिन शहीदी का बड़ा बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी, एसडीआरएफ और बीआरओ की टीमें मौके पर तैनात है और प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं शहीदी के मुताबिक घटना के तुरंत बाद राहत शिविरों की व्यवस्था की गई और अब तक करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। वहीं इसके अलावा लापता लोगों की तलाश जारी और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की असुविधा ना हो। तो वहीं डीआईजी ने यह भी कहा है कि स्थानीय प्रशासन और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल के साथ राहत कार्य को आज अंजाम पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि वहीं इलाके की संवेदनशीलता स्थिति को देखते हुए टीमें भी अलर्ट मोड पर रखी गई हैं।
वो हैं वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर और राहत जो अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही यहाँ कभी कभी प्रकृति की भारी क्रूरता भी देखने को मिलती है। अब तक उत्तराखंड में हुए बड़े हादसे ने न केवल इस धरती को हिलाकर रख दिया है, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियां छीन ली है। आज हम आपको उन घटनाओं की जानकारी देंगे जिन्होंने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। आइए जानते हैं उन दर्दनाक हादसों के बारे में जिन्होंने उत्तराखंड की धरती को हिलाकर रख दिया है। उत्तराखंड प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत प्रदेश जहां हर साल लाखों पर्यटक इसकी सुंदरता का आनंद लेने आते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कई बार भारी तबाही भी छिपी होती है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं ने यहाँ के लोगों की जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। इन बड़े हादसों ने न केवल असंख्य जानें ली, बल्कि घर बार और संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया। ये घटनाएं हमें प्रकृति के प्रति सतर्क रहने और बेहतर तैयारियों की जरूरत की याद
मुस्कुराना नहीं भूलता। फिलहाल खबरों और रिपोर्ट्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।